हेलो मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था महाराणा कुंभा और उसके बाद रायमल के शासनकाल को देखा था। आज हम महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। महाराणा सांगा या फिर इनका नाम होता है संग्राम सिंह प्रथम और इनका शासनकाल होता है 1509 से 1528 तक। जन्म 12 अप्रैल 1482 को इनका जन्म होता है और जैसा कि हमें पता है इनके पिता राणा रायमल होते हैं और इनकी माता रतन कुंवर। अब बचपन में एक ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की थी कि महाराणा सांगा जो है उसके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है, मतलब कि रायमल के जो पुत्र होते हैं उनमें से महाराणा सांगा जो है वो शासक बनेंगे। ये एक ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी। तो इससे परेशान होकर महाराणा सांगा के जो बड़े भाई होते हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, जिनके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उन्हें उड़ना राजकुमार कहा जाता है, वो जो है महाराणा सांगा पर हमला कर देते हैं और उसकी वजह से महाराणा सांगा जो है वो एक आंख से घायल हो जाते हैं। तो बचपन में महाराणा सांगा को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसीलिए इनका जो पालन पोषण किया था, इनका जो लालन पालन किया था वो करमचंद पवार ने किया था। ये इन्हें अपने साथ अजमेर ले जाते हैं और वहाँ पर इनका पालन पोषण करते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब बड़ी चुनौतियों के बाद इनका राज्याभिषेक 24 मई 1509 को होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, ये हमें याद रखनी है कि महाराणा सांगा का राज्याभिषेक 14 मई 1509 में होता है। जब महाराणा सांगा का राज्याभिषेक होता है उस समय दिल्ली का शासक होता है सिकंदर लोदी, लेकिन उसके बाद जो शासक बनता है वो बनता है इब्राहिम लोदी। और अब दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के साथ महाराणा सांगा दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये दोनों ही युद्ध कई बार इनसे सवाल पूछे गए हैं। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। खातौली का युद्ध 1517 में और बाड़ी का युद्ध 1518 में। ये दोनों ही महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच होते हैं। ये उस समय दिल्ली का शासक होता है। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश का शासक होता है इब्राहिम लोदी और खातौली का युद्ध होता है 1517 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। और इस युद्ध में महाराणा सांगा जो हैं वो विजयी हो जाते हैं। इब्राहिम लोदी को ये बुरी तरीके से हरा देते हैं, लेकिन इस युद्ध को लड़ते समय महाराणा सांगा का एक पैर कट जाता है। अब बाड़ी का युद्ध 1518 में और ये इब्राहिम लोदी अब खातौली के युद्ध का बदला लेने के लिए इस युद्ध को लड़ता है और लेकिन इस युद्ध में भी महाराणा सांगा जो हैं इनकी विजय हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी महाराणा सांगा को नुकसान होता है, उनका एक हाथ कट जाता है। तो बहुत ही महान थे महाराणा सांगा, इतनी मुश्किलों के बाद भी लड़ते रहे। बचपन में जब उनके भाई ने उनकी आँख को घायल कर दिया था उसके बाद भी वो लड़ते रहे और खातौली के युद्ध में उनका एक पैर कट जाता है और बाड़ी के युद्ध में इनका एक हाथ कट जाता है और अब इसके बाद भी ये खानवा का युद्ध जो है वो लड़ेंगे। तो बहुत ही महान और वीर थे महाराणा सांगा। आइए इनके बारे में अब कुछ और बातें जानते हैं। खातौली और बाड़ी के युद्ध के बाद महाराणा सांगा जो हैं वो अब गागरोन का युद्ध लड़ते हैं 1519 में और अब ये आक्रमण करते हैं महमूद खिलजी सेकंड पर। ये हमने देखा था कि महमूद खिलजी प्रथम जो हैं उनका और महाराणा कुंभा के बीच युद्ध होता है, सारंगपुर का युद्ध, उसके बारे में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब महमूद खिलजी सेकंड है ये, तो महमूद खिलजी प्रथम और सेकंड के बीच कंफ्यूज नहीं होना है। महमूद खिलजी प्रथम के साथ युद्ध जो हुआ था वो महाराणा कुंभा का हुआ था और उसे हम सारंगपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और महमूद खिलजी सेकंड के बीच युद्ध होगा वो सांगा के साथ होगा और महाराणा सांगा इसे भी हरा देते हैं और इस युद्ध को हम गागरोन के युद्ध के नाम से जानते हैं। अब इस युद्ध का कारण क्या था? महमूद खिलजी सेकंड का सेनापति होता है मेदिनी राय
और महाराणा सांगा जो है इसे शरण देते हैं और गागरोन की जागीर दे देते हैं, गागरोन का शासक इसे बना देते हैं और साथ में ये चंदेरी पर भी आक्रमण करके उसे जीत लेता है। तो इस प्रकार से महमूद खिलजी सेकंड जो कि मालवा के शासक होते हैं और महाराणा सांगा के बीच दुश्मनी शुरू हो जाती है और महमूद खिलजी और सांगा के बीच ये युद्ध होता है और इसमें सांगा की विजय होती है। अब हम खानवा के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है खानवा का युद्ध और इस युद्ध की तारीख हमें याद रखनी है। 17 मार्च 1527 को ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर और महाराणा सांगा के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। बाबर उस समय दिल्ली का शासक था और मुगल सम्राट था ये, और इसने सांगा पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में बाबर जो होता है वो विजयी होता है। बाबर इस युद्ध को जिहाद घोषित करता है और सैनिकों पर जो तमगा शुल्क लगता था उसे भी बाबर ने माफ किया था। तो ये बातें हमें याद रखनी है। बाबर जब सांगा पर आक्रमण करता है तो महाराणा सांगा जो हैं वो सभी राजपूतों को आमंत्रण भेजते हैं कि भाई वो आकर युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता करें, क्योंकि ये युद्ध जो है पूरी राजपूत जाति के विरुद्ध लड़ा जा रहा है। तो इसीलिए महाराणा सांगा जो है वो सभी राजपूत शासकों को आमंत्रण भेजते हैं। उसे ही पाती पेरवन कहते हैं और इस पाती पेरवन के तहत सांगा ने किन किन को आमंत्रित किया था ये हम देखते हैं। तो मारवाड़ से आए थे राव मालदेव, और बीकानेर से आए थे कल्याणमल, आमेर से आए थे पृथ्वीराज कच्छावा, सिरोही से आए थे अखेराज देवड़ा, जगनेर से अशोक परमार, देवलिया से रावत बाग सिंह, चंदेरी से मेदिनी राय, वागड़ से आए थे उदय सिंह और अजमेर से आए थे करमचंद पंवार और सादड़ी से आए थे झाला अज्जा। एक बात और याद रखनी है कि झाला अज्जा ने युद्ध के मैदान में सांगा के राजकीय छत्र धारण किए थे, यानी कि जब महाराणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उस समय उनके राजकीय चिन्ह धारण करके लड़े थे झाला अज्जा, ताकि सेना का मनोबल न टूटे। इसीलिए सेना को ये पता न चले कि भाई महाराणा सांगा जो है वो युद्ध में उपस्थित नहीं है। खानवा के युद्ध में एक समय ऐसा होता है जब महाराणा सांगा की विजय हो रही होती है, लेकिन वो विजय के करीब होते हैं, लेकिन उस समय महाराणा सांगा जो है वो घायल हो जाते हैं और उस समय मालदेव जो हैं, जो कि जोधपुर के राजकुमार होते हैं, ये सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर लेके चले जाते हैं और ये बसवा लेके चले जाते हैं। उसके बाद महाराणा सांगा कुछ समय तक रणथंबोर दुर्ग में रहते हैं, लेकिन एक डेट याद रखनी है हमें, 30 जनवरी 1528 को मध्य प्रदेश के कालपी के पास इरिच नामक गांव, इरिच एक जगह है और इस जगह पर महाराणा सांगा के जो सामंत होते हैं वे सांगा की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस महान शासक का अंत हो जाता है और सांगा का अंतिम संस्कार किया जाता है। मांडलगढ़ में सांगा का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। कब मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1528 को इरिच नामक जगह होती है मध्य प्रदेश के कालपी के पास। महाराणा सांगा जो है वो बहुत ही महान शासक थे। शरीर पर 80 घाव होने पर भी वो लड़ते रहे और इसी वजह से इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। अब एक इनकी और उपाधि है हिंदूपत। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो हिंदूपत कहा जाता है महाराणा सांगा को। और इनकी एक बड़ी उपलब्धि ये रही थी कि सभी हिंदू शासक जो हैं वो इकट्ठा हो गए थे बाबर के विरुद्ध लड़ने के लिए। तो महाराणा सांगा जो हैं वो अंतिम शासक थे जिनके नेतृत्व में सभी राजपूत जो हैं वो संगठित होकर लड़े थे। इतिहास में इसके बाद फिर ऐसा कभी नहीं हुआ और सारे के सारे राजपूत हैं वो आपस में लड़ते गए। बाबर की आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा। इसमें बाबर ने कहा है कि सांगा जो है वो 7 राजा 9 रावल व 104 सरदारों का मालिक हैं। तो इस हिसाब से हम अनुमान लगा सकते हैं कि महाराणा सांगा जो है वो बहुत ही महान शासक थे, लेकिन कई सारे कारणों की वजह से वो जो है खानवा के युद्ध में हार जाते हैं और इस प्रकार से इस महान शासक का अंत हो जाता है। महाराणा सांगा के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं रतन सिंह और उसके बाद शासक बनते हैं विक्रमादित्य। इनका ऐतिहासिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व तो नहीं है, लेकिन विक्रमादित्य के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और यहाँ पर जब ये चित्तौड़ को जीत लेता है तो बाघ सिंह के नेतृत्व में वीर केसरिया करते हैं और कर्मावती के नेतृत्व में वीरांगनाएं जौहर करती हैं। तो ये साका हुआ था मेवाड़ में, ये हमें याद रखना है। और ये मेवाड़ का दूसरा साका था, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था कि रतन सिंह के समय मेवाड़ का प्रथम साका होता है 1303 में। तो ये मेवाड़ का दूसरा साका था और बाघ सिंह के नेतृत्व में वीरों ने केसरिया किया और कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने जौहर किया। अब विक्रमादित्य की हत्या कैसे होती है? हमने पृथ्वीराज सिसोदिया के बारे में पढ़ा था, जिन्हें उड़ना राजकुमार कहते हैं। उनका दासी पुत्र होता है बनवीर और ये बनवीर जो हैं शासक बनने की लालसा में विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। अब ये बनवीर राणा सांगा के दूसरे पुत्र उदय सिंह को भी मारना चाहता था, क्योंकि विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह ही एकमात्र वंशज थे महाराणा सांगा के जो शासक बन सकते थे। तो ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय के बलिदान की वजह से उदय सिंह जो है वो बच जाते हैं और पन्नाधाय जो है वो बलिदान कर देती हैं अपने पुत्र चंदन का। तो बनवीर जो है वो नशे में उदय सिंह की जगह चंदन को मार देता है और इस प्रकार से पन्नाधाय जो है वो उदय सिंह की रक्षा करती हैं। अब विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह शासक बनते हैं। इससे पहले हमने ये देखा था कि पन्नाधाय जो हैं वो उदय सिंह की जान बचाती हैं और इसी वजह से उदय सिंह जो है वो शासक बन पाते हैं। अब 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर शहर की स्थापना की थी, ये हमें याद रखना है। और 1567 में अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़ पर और इस समय उदय सिंह जो है वो सपरिवार गिरवा चले जाते हैं और युद्ध का नेतृत्व जयमल और फत्ता को सौंप देते हैं। लेकिन इस युद्ध में मेवाड़ की सेनाएं जो हैं वो हार जाती हैं। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में वीर केसरिया करते हैं और फूल कंवर जो कि फत्ता की पत्नी थी, इसके नेतृत्व में वीरांगनाएं जौहर करती हैं और ये 1568 में मेवाड़ में तीसरा साका हो जाता है। इससे पहले हमने देखा 1303 में रतन सिंह के समय प्रथम साका होता है, 1535-36 में विक्रमादित्य के समय दूसरा साका होता है और अब ये मेवाड़ का तीसरा साका होता है 1568 में। अब उदय सिंह के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के बारे में हम अपने अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।